हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इन 3 प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हुए कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम एक एक करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, आपको पहला प्रोग्राम क्या दिया गया है, इनपुट बेसिक सैलरी एंड कैलकुलेट नेट सैलरी, और उसके साथ में आपको दिया गया है DA 17%, HRA 24% और NPS 10%। ठीक है, तो ये हम समझ लेते हैं कि अगर आप किसी भी सर्विस में हैं, आगे जाके सर्विस करेंगे, तो आपको जो सैलरी दी जाएगी वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि पहले आपकी कोई ना कोई बेसिक सैलरी आपकी डिसाइड की जाएगी। सपोज आपकी बेसिक सैलरी क्या है, ठीक, अगर आप 4600 ग्रेड पे लगे हैं तो आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी, 44,900। ठीक, अकॉर्डिंग टू 7th पेमेंट 44,900 आपकी बेसिक सैलरी होगी। अब आपको इस पर क्या मिलेगा, DNS अलाउंस, यानी कि दैनिक भत्ता आपको जो मिलेगा वो कितना है, 17%, यानी कि 44,900 का 17% निकाल के आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक, इस पर आपको क्या मिलेगा, साथ में HRA मिलेगा। HRA आपका क्या है, हाउस एंड रेंटल अलाउंस, यानी कि आपका रहने के लिए जो खर्चा सरकार देती है वो आपको कितना दिया जा रहा है, 24%। ठीक, तो ये जो खर्चा है ये डिफरेंट सिटी में डिफरेंट होता है। तो 24% आपका हाईएस्ट HRA है, जो कि A ग्रेड की सिटी में मिलता है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है। ठीक, और उसके बाद क्या है, NPS। तो पहले 2006 से पहले आपका जो पैसा था वो कटता था किसमें, GPF में, और अब 2006 के बाद जो पैसा कटता है वो किसमें, NPS में। ये क्या आपकी न्यू पेंशन स्कीम। तो यानी कि ये पैसा कटता है, तो कटने का मतलब क्या, ये कितना हो जाएगा, -10%। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका, -10%। यानी कि जो आपकी सैलरी है 44,900 रुपये, इसमें आपको 17%, 44,900 का 17% DA के रूप में मिलेगा और 24% आपको HRA के रूप में मिलेगा, और उस सैलरी का 10% आपके कट के किस में जमा हो जाएगा, आपके NPS अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो कि जब आप रिटायर होंगे उस समय पर आपको इसका पैसा मिलता है। तो हमको यही प्रोग्राम बनाना है कि किसी की बेसिक सैलरी 44,900 है, किसी की बेसिक सैलरी 46,200 हो सकती है, किसी की बेसिक सैलरी 60,700 हो सकती है। ठीक, तो किसी की बेसिक सैलरी इनपुट करें और उसकी आउटपुट में क्या आना चाहिए, उसकी नेट सैलरी का आउटपुट आना चाहिए। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं सी के अंदर या कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मेन, और इसकी हम बाउंड्री बनाए थे। जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे इस बाउंड्री के अंदर करोगे। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज और देखी आपने, आज यहाँ हमने जो कमेंट लगाए हैं तो पिछली बार की तरह इस तरह से कमेंट नहीं लगाए हैं। ठीक, इस बार हमने कमेंट जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, आप देख सकते हो, डबल स्लैश यूज नहीं करके स्लैश स्टार और एक स्लैश स्टार यहाँ लास्ट में दिया है। ठीक, तो जो सिंगल, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट का सिंगल लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं तो आप किसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। पर जैसे ही मैं अगली लाइन में लिखूंगा तो देखिए वो एज ए कमेंट नहीं है, इसका कलर कमेंट की तरह नहीं आ रहा है। पर अगर आप मल्टी लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार। अब आप जितनी भी चीजें लिखेंगे, चाहे आप लाइन चेंज कर लीजिए, वो सब किस में चलेंगी, कमेंट में। और आप चाहते हो मेरा कमेंट यहाँ एंड हो जाए तो आप वापस से स्टार स्लैश दबा दीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका कमेंट नहीं है। ठीक, तो ये जो तरीका है, स्लैश स्टार ये आपके मल्टी लाइन कमेंट के लिए, और डबल स्लैश ये आपके सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। चलिए तो प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रोग्राम में देखिए आपको समझना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो अगर आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है तो कम से कम बेसिक सैलरी तो आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ अभी इंटीजर में, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक, इंटीजर टाइप का क्या, बेसिक सैलरी, इसके लिए आप बी सेल कोई भी एक कर ले सकते हो वेरिएबल। मैंने एक बी सेल नाम का वेरिएबल ले लिया और मैं इसको इनपुट करवा लेता हूँ। ठीक, CLR SCR का यूज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक, अब मैं इसका इनपुट करवा लेता हूँ। तो यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ मैं पहले कि प्रिंट एफ, ठीक, इंसर्ट योर बेसिक सैलरी। यहाँ बेसिक सैलरी किससे ले रहे हैं, कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं। तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए क्या फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन है। और किस टाइप की वैल्यू लेनी है आपको, इंटीजर टाइप की लेनी है, तो %d। और यहाँ पर वो वैल्यू मैं चाहता हूँ कहाँ स्टोर हो जाए, बी सेल नाम का जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पर जाके स्टोर हो जाए। तो मैं एड्रेस का साइन लगा के यहाँ क्या लिख दूंगा, बी सेल, और ये। ठीक, तो इससे मेरा क्या हुआ कि जो सिस्टम में मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ठीक, अच्छा, उससे पहले ध्यान देने वाली बात है
कि यहाँ पर मैंने आज एक्सटेंशन चेंज किया है, मैं डॉट सी की जगह क्या लिया है, CPP लिया है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे IDE में काम करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम के बारे में। देखिए मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल F9। जैसे ही मैंने कंट्रोल F9 दबाया, यहाँ पर कुछ एरर्स आ गई। एरर क्या है ये हमको आपको देखना है, ठीक इसी के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि फंक्शन CLR SCR शुड हैव प्रोटोटाइप, फंक्शन printf शुड हैव प्रोटोटाइप और फंक्शन scanf शुड हैव प्रोटोटाइप। ठीक, तो आज से पहले की क्लासों में ये एक भी एरर इस तरह की नहीं आई थी, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या ले रहा था, फाइल का एक्सटेंशन क्या था, डॉट सी था। पर इस बार जो फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट CPP। ठीक, तो डॉट CPP वैसे तो C++ एक्सटेंशन है इसका, पर ये कहना क्या चाह रहा है उसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो CLR SCR, printf और scanf, तो आपने इसको यूज तो कर लिया, पर इसकी वर्किंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में इसको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इसकी डेफिनेशन तो लाओ के मेरे को दो, मेरे को बताओ कि आप मेरे से काम करवा रहे हो printf से, पर मैं कैसे काम करूं, मैं जानता ही नहीं printf कैसे काम करता है। तो देखिए printf को काम करवाने के लिए जो भी इसकी डेफिनेशन है वो एक हेडर फाइल में लिखी हुई है, और वो हेडर फाइल कौन सी है आपकी, stdio.h। ठीक, printf फंक्शन किस पर काम करता है, आपका मॉनिटर स्क्रीन पर काम करता है, मॉनिटर स्क्रीन पर आपको आउटपुट दिखाता है। scanf फंक्शन आपका किससे काम करता है, कीबोर्ड से काम करता है, कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो। तो मॉनिटर क्या है, आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड एक कंप्यूटर का, और कीबोर्ड क्या है आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो STDIO का फुल फॉर्म क्या है, STD फॉर स्टैंडर्ड, I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट और H का मतलब हेडर फाइल, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि printf फंक्शन और scanf फंक्शन या और भी कोई फंक्शन जिसका रिलेशन किससे है, आउटपुट और इनपुट डिवाइस से है, जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर से है, उन सबसे रिलेटेड फंक्शन की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में लिखी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल जाके मेरे इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए। ठीक, इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए, जिससे कि इस हेडर फाइल के अंदर जितनी भी डेफिनेशन है वो मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए, ताकि मैं फ्यूचर में printf और scanf को यूज करूं तो वो इस तरह से ना कहें कि अनडिफाइंड फंक्शन, कि मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसको लिखने का एक सिंटैक्स होता है, तरीका क्या है, आपको लिखना पड़ेगा हैश और इंक्लूड। ठीक, यहाँ पर आपको लगाते हैं एंगल ब्रैकेट और यहाँ लास्ट में लगाते हैं एंगल ब्रैकेट। ये लिखने का तरीका है। इंक्लूड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहता हूँ। ये हैश का काम क्या होता है, देखिए हैश क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या है कि आपका जैसे कंपाइलर है, तो कंपाइलर का काम क्या है कि वो इस प्रोग्राम को, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता है साहब, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो जब वो कन्वर्ट करेगा तब वो printf की जो डेफिनेशन है उसको भी कन्वर्ट करेगा। ठीक, पर अब ये printf बोल रहा है कि मेरी डेफिनेशन है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ printf की डेफिनेशन को कहाँ पर लेके आना होगा, कौन लेकर आएगा, ये हेडर फाइल लेके आएगी। यानी कि प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले भी एक प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो printf, scanf और CLR SCR जो फंक्शन है, इनकी डेफिनेशन पहले ही प्रोसेस होके प्रोग्राम में आ जानी चाहिए, जिससे कि हम उसको कंपाइल करें तब वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो हैश का मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर, यानी कि हैश के बाद जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है वो प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले ही क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। यानी कि मैन के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट बाद में प्रोसेस होंगे, पर हैश के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट पहले प्रोसेस हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जरूरत पहले है। यानी कि ये जो अंदर वाले फंक्शन है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले इस फंक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो जरूरी है कि ये पहले प्रोसेस होना चाहिए। तो हैश का मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर। ठीक, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जैसे कि आप नोट्स में लिख पाए कि हैश का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर। ठीक, प्री प्रोसेसर यानी कि पहले ही प्रोसेस करने वाला। STDIO का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डॉट एच मतलब हेडर फाइल। ठीक है, अच्छा, तो printf और scanf की डेफिनेशन तो इसमें आ गई। और क्योंकि CLR SCR ये कहाँ का फंक्शन है, ये आपका आउटपुट विंडो, जिसको हम कंसोल विंडो भी बोलते हैं, ठीक, उसका फंक्शन है। तो इसके लिए आपको एक हेडर फाइल लेके आनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक,
तो यहाँ पर हैश वही प्री प्रोसेसर इंक्लूड का मतलब इसको हम इंक्लूड करें किसको, CON का मतलब कंसोल विंडो, और इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कंसोल विंडो पर आप कोई भी काम करोगे उससे रिलेटेड फंक्शन की डेफिनेशन किस में लिखी हुई है, इस हेडर फाइल में लिखी हुई है, इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अब मैं इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ। तो देखिए प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, मैसेज आ गया आपका इंसर्ट योर बेसिक सैलरी, मैंने कोई भी बेसिक सैलरी यहाँ पर इंसर्ट कर दी, ठीक। पर अभी इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की है, ठीक। तो बेसिक सैलरी का इनपुट ले लिया और कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है, ठीक। तो अभी हम सी सीख रहे हैं तो एक्सटेंशन सी ही यूज करेंगे, पर कई सारे IDE ऐसे हैं जैसे कि आप देव C++ यूज करोगे या और कोई IDE यूज करोगे तो वहां पर ये हेडर फाइल लगाना जरूरी हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन हेडर फाइल का यूज क्या है और इसकी वजह से क्या एरर जनरेट होती है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम कंटिन्यू करने से पहले हम एक वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो इंटीजर की रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज क्या होती है, 32,767। पर अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा सैलरी लेंगे तो वो इंटीजर उसको कैपेबल नहीं है कि उसको हैंडल कर पाएगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी बेसिक सैलरी है उसका वेरिएबल का जो टाइप है वो चेंज करके क्या लेते हैं, फ्लोट, ठीक। तो यही आपके डेटा टाइप्स हैं, इन्हीं को समझना होता है, ठीक। तो क्योंकि इसको फ्लोट लिया है मैंने तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ %f, ठीक। तो मेरे पास बेसिक सैलरी का इनपुट आ गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर DA कैलकुलेट करना है, HRA कैलकुलेट करना है और NPS कैलकुलेट करना है। तो देखिए DA कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, बेसिक सैलरी का 17% हमने माना है, ठीक, आपको दिया गया है। तो आपने कहा कि बेसिक सैलरी का जो बेसिक सैलरी है, ठीक, उसका क्या आ जाए, 17% आपका DA आ जाए, ठीक। तो फॉर्मूला आप कैसे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 0.17, ठीक, या आप उसको इस तरह से भी लिख सकते थे, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 17 डिवाइड बाई 100, ठीक। आप कैसे भी लिख सकते हो और इसका जो आंसर आएगा वो आप इसको किस में स्टोर कर लो, किसी एक वेरिएबल में, किसमें, DA में, ठीक। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किस टाइप की आएगी, फ्लोट टाइप की, क्योंकि बेसिक सैलरी में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, पॉइंट का। आप इसको देखिए इस तरह से भी लिख सकते थे, बी सेल मल्टीप्लाई बाई 0.17, एक ही बात है, क्योंकि जब आप 17 में 100 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.17। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको डायरेक्टली, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। पर जो वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी, तो इसलिए DA भी क्या होना चाहिए, DA भी किस टाइप का होगा आपका, फ्लोट टाइप का। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, HRA। तो HRA क्या आएगा आपका, बेसिक सैलरी का कितना आएगा, 24%। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.24 मल्टीप्लाई बाई 0.24, या आप लिख सकते हो 24/100, एक ही बात है। और उसके बाद आप निकाल लेते हैं NPS। NPS क्या आएगा आपका, बेसिक सैलरी का 10%, ठीक। तो यहाँ पर आ सकते हो 10/100 या 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आपने DA निकाल लिया, HRA निकाल लिया, NPS निकाल लिया। अब आपका जो नेट सैलरी होगी, ठीक, तो नेट सैलरी के लिए कोई वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज नेट सेल। ये हम जानते हैं कि वेरिएबल नेम में हम अंडरस्कोर को अलाउ करते हैं और किसी स्पेशल सिंबल को अलाउ नहीं करते, पर अंडरस्कोर अलाउ है। नेट सेल देखिए क्या होना चाहिए, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो, साथ में इसमें क्या जोड़ दीजिए, जो आपको DA मिलने वाला है वो, साथ में इसमें क्या जोड़ दीजिए, जो आपको HRA मिलने वाला है, और इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, जो भी आपका NPS है वो वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो ये आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। नेट सैलरी को प्रिंट करा सकते हो, ठीक। तो नेट सैलरी भी क्या एक वेरिएबल है। तो यहाँ आपने कौन कौन सी और वेरिएबल लिए, इसके अलावा आपने एक HRA लिया है, किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, और आपने एक NPS नाम से वेरिएबल लिया है, और इसके अलावा एक और वेरिएबल लिया है किस नाम से, नेट सेल नाम से। तो ये आपके वेरिएबल है सारे, और भी जरूरत होगी तो उसका भी हम यूज करेंगे। तो अब हम नेट सैलरी को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए क्या कमांड लिखेंगे, प्रिंट f, ठीक। और यहाँ पर आप लाइन चेंज कर सकते हो /n का यूज करके, और /t का यूज करके आप टैब दे सकते हो, ठीक। और यहाँ आपने क्या लिख दिया कि नेट सैलरी इजकल टू कितनी है, मेमोरी से लेनी है, किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %f, सैलरी किस वेरिएबल में स्टोर है, नेट सेल नाम से वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, तो सिंटैक्स एरर जनरेट होगी, ठीक। यहाँ आप गेट CS फंक्शन का यूज कर सकते हो। गेट CS फंक्शन का यूज हम जानते हैं। गेट CS फंक्शन के लिए जो डेफिनेशन है वो इसी हेडर फाइल conio.h में लिखी हुई है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया Ctrl F9 से,
यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बेसिक सैलरी, यहाँ मैंने कोई भी बेसिक सैलरी दी, सपोज 44,900। तो देखिए यहाँ आपका आउटपुट आ गया क्या, नेट सैलरी क्या आ गई आपकी 58,000। ठीक, ये आपकी नेट सैलरी आ गई। पर अगर आपको ये भी देखना है कि सर डीए कितना मिला, एचआरए कितना मिला, एनपीएस कितना कटा, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हो। तो जहां आप इनको कैलकुलेट कर चुके हो उसके बाद में आप इनको प्रिंट करा के देख लीजिए कि प्रिंट एफ, ठीक, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज हम कि मेरे को प्रिंट कराना है मेरा डीए, तो डीए बराबर क्या है, फ्लोट टाइप की वैल्यू परसेंटेज एफ। ठीक, उसके बाद फिर से लाइन चेंज की, एचआरए भी किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की। फिर क्या प्रिंट कराना है आपको, एनपीएस, तो एनपीएस किस टाइप की वैल्यू है आपकी, फ्लोट टाइप की। तो तीनों के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ लगा दिए। पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो वैल्यू किससे उठाएगा, डीए नाम के वेरिएबल से, तो यहाँ लिख दीजिए डीए। दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर वैल्यू उठाएगा एचआरए से, और तीसरा वैल्यू उठाएगा कहाँ से, एनपीएस से। तो आप इस तरह से इनकी वैल्यू को भी प्रिंट करके देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इस बार मैं बेसिक सैलरी कर देता हूँ सपोज 7,700। तो ये देखिए आपका डीए कितना बना, 60,700 का 17%। तो आप निकाल के देख सकते हो 17% कितना आ जाएगा, 10,319। एचआरए कितना बना आपका 14,568, 24%। और एनपीएस कितना कटेगा, 6,070 रुपये। तो ये आपकी जो सैलरी है वो टोटल सैलरी कितनी आ गई, ठीक, 79,570 ये आपकी टोटल सैलरी आ गई। आप चाहते हो कि ये रुपए पैसे हैं तो दशमलव के बाद 2 ही पॉइंट आए, तो आप इसको प्रिसाइज कर सकते हो। प्रिसाइज करना हम सीख चुके हैं। आप परसेंटेज और एफ दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, 0.2, कि पॉइंट के बाद मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू देखना चाहता हूँ डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक, आपने सपोज सैलरी दी 56,100 और उसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू आ रही है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया है। आपको सिर्फ बेसिक सैलरी इनपुट करनी है, उसके बेस पर ये डीए, एचआरए, एनपीएस कैलकुलेट करके दे रहा है, और आपको आपकी नेट सैलरी भी बता रहा है कि नेट सैलरी आपकी कितनी बनी। ठीक है, चलिए तो फिर हम इसके बाद अगले प्रोग्राम को देखते हैं। अगला प्रोग्राम क्या डिमांड कर रहा है। अगला प्रोग्राम आपसे डिमांड कर रहा है कि आप क्या कीजिए, एक लोअर केस कैरेक्टर इनपुट कीजिए और उसको अपर केस में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि जैसे कि अगर आपने इनपुट क्या किया स्मॉल जी, तो वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाए आपका कैपिटल जी। ठीक, आपने स्मॉल इंसर्ट किया, स्मॉल आई कैपिटल हो गए, कन्वर्ट हो गए क्या बन जाए, कैपिटल आई। इस तरह का ये प्रोग्राम कुछ आउटपुट चाहता है। ठीक, तो इस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ठीक, मुख्य लॉजिक ही है। तो पहले हम इस प्रोग्राम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ये हमको काम आते रहेंगे, CLR SCR, तो हमने इसको रिमूव नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, समझिए कि आपको एक कैरेक्टर का इनपुट लेना है। तो कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए आपको एक वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा कैरेक्टर टाइप का, और वेरिएबल का नाम आपने कुछ भी ले लिया, सपोज CH। ठीक, तो CH मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक, और मैं इसका इनपुट ले लेता हूँ। तो इनपुट लेने से पहले मैं एक अच्छा सा मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट एफ। ठीक, प्रिंट एफ, और यहाँ मैसेज में मैंने क्या दे दिया, ठीक, कि इंसर्ट ए लोअर केस कैरेक्टर। ठीक, कि एक लोअर केस कैरेक्टर इंसर्ट कीजिए या लोअर केस अल्फाबेट इंसर्ट कीजिए। यहाँ मैं मैसेज दे दिया, और मैं स्कैन एफ की मदद से इसका इनपुट ले लेता हूँ। कीबोर्ड से काम करेंगे तो स्कैन एफ यूज करना है। क्योंकि ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, %C। तो इसका इनपुट लिया मैंने, और इसको स्टोर कहाँ करना है मेरे को, एड्रेस ऑफ CH। यहाँ पर जाके ये वेरिएबल स्टोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या हुआ, आपका वेरिएबल स्टोर हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ASCII वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। तो ASCII वैल्यू का यूज देखिए कैसे होता है। तो ये हम समझ चुके थे कि कैपिटल ए की ASCII वैल्यू क्या है, 65, और स्मॉल ए की ASCII वैल्यू क्या थी, 97। तो आप 97 में से 65 को माइनस करिए तो क्या आ जाएगा आपका 32। ठीक, इसी तरह से आप देखिए अगर हम कैपिटल बी की बात करें, तो कैपिटल बी की ASCII वैल्यू क्या होगी, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल बी की ASCII वैल्यू क्या होगी, कैपिटल बी की ASCII वैल्यू होगी 66, और स्मॉल बी की ASCII वैल्यू क्या होगी,
स्मॉल बी की आज की वैल्यू क्या होगी 98, यानी कि ए बी, कैपिटल ए 65, कैपिटल बी 66, इसी तरह से कैपिटल सी क्या हो जाएगा आपका 67। ये इस ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल इसी ऑर्डर में स्मॉल सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 99। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो अगर मैं 65 में प्लस 32 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 97। अगर मैं 66 में प्लस 32 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 98। अगर मैं 67 में प्लस 32 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 99। यानी कि मैं किसी भी करेक्टर की आस्की वैल्यू में, कैपिटल करेक्टर की आस्की वैल्यू में 32 कर देता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, यहां से मेरे को स्मॉल करेक्टर मिल जाता है, उसके रेस्पेक्टिव स्मॉल करेक्टर मिल जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं किसी भी करेक्टर की आस्की वैल्यू में प्लस 32 करता हूं तो क्या मिलता है मेरे को 97। ठीक, यानी कि स्मॉल ए, और अगर बी 66 है उसमें 32 करूंगा 98। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से बात करूं तो अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करता हूं क्या -32 तो क्या मिलता है मेरे को 97 में से -32 करता हूं तो क्या मिलेगा 65। ठीक, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर किस में से 98 में से क्या माइनस करता हूँ -32 तो क्या मिलता है मेरे को 66। और अगर मैं यहाँ पर -32 करता हूँ किस में से 99 में से तो मेरे को क्या मिलता है 67। यानी कि स्मॉल करेक्टर की आस्की वैल्यू में से आप अगर -32 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, उसके रेस्पेक्ट यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल वैल्यू यानी कि अपर केस वैल्यू। और अगर आप किसी भी अपर केस की आस्की वैल्यू में से वैल्यू में प्लस 32 करते हो तो क्या मिलता है आपको, उसके रेस्पेक्ट लोअर केस। ठीक, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिया है, लोअर केस लिया है, तो जो आपके अपर केस की वैल्यू आएगी, ठीक, वो क्या होनी चाहिए CH प्लस 32। ठीक, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए CH प्लस 32। मैं ये कमेंट है इनको रिमूव कर देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो ये कमेंट मैं रिमूव कर दिए। ठीक, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, यानी कोई भी करेक्टर आपने लिया है CH, अगर मैं क्या करूँ उस CH में से 32 माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलने वाली है, उसकी आस्की वैल्यू। तो इसको मैं किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ UCH यानी कि अपर केस करेक्टर, और ये भी किस टाइप का होगा आपका करेक्टर टाइप का होगा। ठीक, तो यानी कि अपर केस करेक्टर में क्या हो चुका है, जो भी करेक्टर आपने प्रिंट किया है, जो भी करेक्टर आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया है उसमें से 32 माइनस हो गए किसमें आ चुके हैं UCH में। तो अब आपको सिर्फ UCH को प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ UCH को। क्या प्रिंट कराना है आपको, ठीक, कि अपर केस करेक्टर, ठीक, क्या है किस टाइप की वैल्यू है, करेक्टर टाइप की है तो %TC फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा। और किस में स्टोर है वो स्टोर है आपके UCH नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ आप लिख दोगे UCH। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर क्या आ रहा है मैसेज, इंसर्ट ए लोअर केस करेक्टर। आपने कोई भी लोअर केस करेक्टर दिया, सपोज F, मैंने जैसे ही एंटर किया देखिए क्या आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग अपर केस करेक्टर कैपिटल F। आप एक बार और एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, स्मॉल के कैपिटल के, ठीक, स्मॉल जे कैपिटल जे। बस हमको सिर्फ क्या करना है, छोटा सा लॉजिक है कि उस करेक्टर में से क्या करना था, आपको -32 करना था। अच्छा, यही काम आप अपर केस के लिए कर सकते थे। सपोज यहाँ पर आप लिख देते कि आप क्या इंसर्ट कीजिए, यहाँ पर एक अपर केस करेक्टर इंसर्ट कीजिए, और यहाँ मैं इसका जो फाइनल आंसर है वो किस में लेता हूँ, लोअर केस में। ठीक, ये मैं कर देता हूँ लोअर केस, और यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस किया क्या लगा दूंगा मैं प्लस। ठीक, और यहाँ पर जो अपर केस है उसके रिगार्डिंग क्या आने वाला है इस बार, लोअर केस। ठीक, तो आप एक अपर केस की इंसर्ट करवा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिंट कर रहे हो आप, लोअर केस। एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
ठीक, यहाँ पर मैंने एक अपर केस इंसर्ट किया है कैपिटल जी, और यहाँ क्या आ गया स्मॉल जी। यहाँ पर मैंने एक अपर केस इंसर्ट किया कैपिटल आर, और लोअर केस क्या आ गया यहाँ पर स्मॉल आर। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हो, बहुत ही सिंपल।